नमस्कार दोस्तों, जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। ये भारतीय इतिहास का घटना चक्र का हल प्रश्न पत्र है। तो इसमें मौर्य काल को कंप्लीट कर रहे थे प्राचीन भारतीय इतिहास में, तो जिसमें 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। अब 61 से स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में उल्लेख किया गया है? तो किसका है? अशोक का है, तो बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड है, स्तंभों का सेफ्ट सुंडाकार है, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। तो ये स्थापत्य संरचना के भाग नहीं है। ठीक है, अशोक के प्रस्तर स्तंभ स्थापत्य संरचना के भाग नहीं है, बल्कि ये पृथक संरचनाएं हैं। अन्य तीनों प्रश्नगत कथन अशोक के स्तंभों के संदर्भ में सही है कि इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड है और स्तंभों का सेफ्ट सुंडाकार है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर में शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक या राजा अशोक उल्लिखित है? तो किसमें है? कंगनहल्ली का जो अभिलेख है उसमें उल्लिखित है। ठीक है, उसमें क्या है? राजा अशोक उल्लिखित है। कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में भीमा नदी के किनारे कंगनहल्ली में बौद्ध स्तूप है। यहाँ सम्राट अशोक का रानी के साथ प्रस्तर का रूप चित्र उत्कीर्ण किया गया है, जिसके नीचे रानियों अशोक लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो मास्की में मिलता है। यहाँ पे अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसने अभी तक 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। मास्की, गुर्जरा, नेतूर और उडेगोलम, ये 4 है नाम। मास्की, गुर्जरा और उडेगोलम। ठीक है, इसमें अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक नाम उल्लिखित है? भ्राबू, रोमनदेही स्तंभ लेख, मास्की का लघु अभिलेख। तो मास्की का जो लघु शिलाभिलेख है उसमें मिलता है। और 13वें शिलालेख में क्या था? 13वें कलिंग युद्ध था। ठीक है, निम्नलिखित नेक्स्ट है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख है? तो इसमें गुर्जरा में है। ठीक है, अशोक का रमनदेही जो स्तंभ संबंध है वो किससे है संबंधित? बुद्ध के जन्म से संबंधित है रमनदेही स्तंभ। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा की और वहाँ एक शिला स्तंभ रोमनदेही लघु स्तंभ लेख स्थापित किया। बुद्ध की जन्मभूमि कारण लुम्बिनी ग्राम का भोग कर माफ कर दिया और भू राजस्व 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था। नेक्स्ट है, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख है किया गया है, कहाँ पर स्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश के दतिया में। ठीक है, गुर्जरा। नेक्स्ट है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक के स्तंभ को अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो इसमें भ्राबू का स्तंभ है जो, उसमें अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट बताया है। भ्राबू जो वैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। वहीं अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। नेक्स्ट है, कालसी प्रसिद्ध है। तो कालसी किस चीज़ के लिए है? अशोक के शिलालेख के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ पे अशोक का शिलालेख है कालसी। ठीक है, कालसी उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। यहाँ से अशोक का शिलालेख मिला है, इसलिए कालसी का ऐतिहासिक महत्व है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी? तो कहाँ? कालसी में मिली थी। नेक्स्ट है, कलिंग युद्ध की विजय और क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? कलिंग युद्ध का विजय, तो ये 13वें शिलालेख में है। ठीक है, कलिंग युद्ध का। अशोक के राज्यकाल की पहली घटना कलिंग युद्ध से अशोक की विजय थी। अशोक के 13वें शिलालेख में इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित हुई। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है, तो किससे? 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अशोक ने निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? तो जो 12वां शिलालेख है वो धार्मिक सहिष्णुता के लिए समर्पित है। ठीक है,
अशोक के दीर्घ शिलालेख 12 में सभी संप्रदायों के सार के वृद्धि होने की कामना की गई है तथा धार्मिक सहिष्णुता हेतु पालनीय उपाय बताए गए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। तो ये अशोक ने कहा था, ठीक है। ये जो पंक्तियां हैं किसने कही थी? अशोक ने कही थी और 12वें शिलालेख में उद्धृत है, ठीक है। सर्वधर्म संभाव। अशोक के नेक्स्ट है 76। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में बताते हैं वो कौन कौन से हैं? तो एक तो सेकंड है और कौन सा है? 13वां शिलालेख। तो दूसरा और 13वां शिलालेख है जिसमें संगम राज्य के विषय के बारे में बताता है। चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र सहित ताम्रपर्णी श्रीलंका की सूचना मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? तो सातवाहन का नहीं है, बाकी चोल, पांड्य, सतीपुत्र का है, ठीक है। तो इसमें डी हो जाएगा इसका आंसर। टॉलमी फिलाडेल्फस नेक्स्ट क्वेश्चन है। टॉलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, कहाँ का शासक था? तो मिस्र का शासक था फिलाडेल्फस, ठीक है। अशोक के समकालीन था। मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक ने 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जिनमें से एंटियोकस सेकंड थियोस सीरिया का शासक था। तुर्मय या तुर्माय टॉलमी सेकंड फिलाडेल्फस मिस्र का राजा। अंतकिनी एंटिगोनस या गोनातास में सिडोनिया या मकदूनिया का राजा था। मग साइरिन का शासक था तथा अलेक्सुंदर अलेक्जेंडर एपिरस का राजा प्रमुख है, ठीक है। नेक्स्ट है, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो तुर्मय कहाँ का था? ये मिस्र का था, ठीक है। निम्न में से किस राजवंश के शासकों ने सुदूर देशों जैसे सीरिया या मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? तो अशोक के ही थे, ठीक है। मौर्य वंश के आ जाएगा इसमें। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? तो धम्म का मूल संदेश क्या था? राजा के प्रति वफादारी, शांति और अहिंसा। शांति, अहिंसा था, धार्मिक सहनशीलता। तो एक से ज़्यादा हो जाएगा इसमें, ठीक है। ई हो जाएगा इसका। क्या क्या है? अशोक धम्म एक नैतिक संहिता है। अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है कि अपासिन्वे बहु कयाने दया दाने सचे सोच ये मादे साधवे चा, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता और साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक धम्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान और धार्मिक सहनशीलता निहित है। अतः एक से ज़्यादा होंगे तो ई होगा। नेक्स्ट, निम्न में अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई थी? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। तो किस में था ये पशु बलि? सिर्फ फर्स्ट में था, फर्स्ट में तो था ही। ये स्तंभ लेख जो 5 था उसमें था। क्या था इसमें? अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि निषेध के संदर्भ में लेख इस प्रकार है, यहाँ कोई जीव मरकर बलि न दिया जाए, ठीक है, और ना कोई उत्सव किया जाए। पहले प्रियदर्शी राजा की पाकशाला में प्रतिदिन सैकड़ों जीव मांस के लिए मारे जाते थे, लेकिन अब इस अभिलेख के लिखे जाने तक सिर्फ 3 पशु प्रतिदिन मारे जाते हैं, 2 मोर 1 मृग। इसमें भी मृग हमेशा नहीं मारा जाता, ये तीनों ही भविष्य में नहीं मारे जाएंगे। तो पशु वध जो अहिंसा है, इस पशु बलि निषेध कह रहे जिसे, तो ये किस में है? फर्स्ट में है। लेकिन 5वें स्तंभ लेख के अनुसार अशोक द्वारा राज्याभिषेक के 26वें वर्ष के बाद निम्नलिखित जीवों का वध निषिद्ध कर दिया गया था। किसके? कौन कौन? तोता, मैना, अरुणा, जंगली बतख, नंदीमुख, चमगादड़, रानी चींटियाँ, मछली, कछुआ, शाही गिलहरी, हिरन, बैल, श्वेत कबूतर, घरेलू कबूतर और ऐसे चौपाए जो खाए न जाते हों और अन्य किसी काम न आते हो। प्रत्येक पक्ष के 8वें, 14वें और 15वें दिन, तिष्य और पुनर्वसु के दिन, तीनों ऋतुओं की पूर्णिमा को तथा दूसरे त्योहारों पर बैलों, बकरों, सुअरों तथा अन्य क्या है, जानवरों को
बधिया ना किया जाए। तिष्य पुनर्वसु ऋतुओं की पूर्णिमा को प्रत्येक ऋतु की पूर्णिमा अपने पक्ष में घोड़ों बैलों को ना दागा जाए। अतः स्पष्ट है कि इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, तो इसमें यही बोला था कि पाबंदी जो मैन लगा दी गई थी कि अब पारंपरिक अवसरों पर, ये फिफ्थ थी। बाकी फर्स्ट में निषेध बताया गया है। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो कौन सा था? इसमें जो सोहगुरा का ताम्रपत्र है, ये प्राचीनतम शाही आदेश था खाद्य संग्रहण का। गोरखपुर जिले से प्राप्त सोहगौरा ताम्र पत्र अभिलेख या बोगरा जिले बांग्लादेश से प्राप्त महास्थान अभिलेख की रचना अशोककालीन प्राकृत भाषा में हुई। उन्हें पूर्व तीसरी सदी की ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ये अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों के संबंध है। इस काल की पुष्टि जैन स्रोतों से होती है। नेक्स्ट है कथन। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। ठीक है, और कारण कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाली स्थलीय और समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ए और बी दोनों सही होंगे और क्या व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त कर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। दक्षिण के साथ सीधे संपर्क के लिए समुद्री और स्थल मार्ग पर मौर्यों का नियंत्रण आवश्यक था। यदि कलिंग स्वतंत्र देश रहता तो समुद्री और स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार में रुकावट पड़ सकती थी। अतः कलिंग को मगध साम्राज्य में मिलाना आवश्यक था। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया था। तो इसमें ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, कृषकों ने विद्रोह नहीं किया था, भू अनुदान के और धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। ठीक है, धार्मिक आधार पर भूमि दान का प्रथम साक्ष्य मौर्योत्तर युगीन राजवंश सातवाहन के समय में एक अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है, मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर कोई भूमि दान स्वरूप नहीं दी थी। भूमि दान के विरुद्ध कृषकों के विद्रोह का कोई वर्णन नहीं प्राप्त होता है। अतः ए सही है, आर गलत है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और कौन सी बुक लिखी थी? इंडिका। ठीक है, मेगस्थनीज सेल्यूकेशन निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह अराकोशिया के छत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। मेगस्थनीज ने काफी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना उसे अपनी इंडिका नामक अपने ग्रंथ में लिपिबद्ध किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, मेगस्थनीज दूत था तो किसका था? सेल्यूकस का था। ठीक है, किसके शासन काल में मेगस्थनीज भारत आया था? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। नेक्स्ट है, मौर्य समाज को 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नहीं, समाज को, तो ये मेगस्थनीज की पुस्तक अंडिका में किया गया है। ठीक है, समाज को। क्या है, मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक, सभासद। मेगस्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था, ना ही उससे भिन्न पेशा भी अपना सकता था। ये भी इसने जिक्र किया था। और 7 श्रेणी कौन कौन सी है एक बार फिर देख लेते हैं। दार्शनिक थे, कृषक थे, किसान लोग थे, पशुपालक थे, कृषक थे तो पशुपालक भी समझ लीजिए, कारीगर तो होना ही होना चाहिए क्योंकि ये बनाएगा कौन? राजा प्रसाद, ये सब वगैरह। ठीक है, योद्धा तो थे ही, निरीक्षक और सभासद। ठीक है, नेक्स्ट है, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? तो ये मेगस्थनीज की इंडिका में उल्लिखित है कि दास प्रथा नहीं थी। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है तो किसमें है? मेगस्थनीज की इंडिका में। डी आंसर होगा।
मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? तो बिल्कुल मृत्यु दंड दिया जाता था, सबसे बड़ा दंड रहता था उस टाइम का। आप कर चोरी करोगे तो सीधे मृत्यु दंड मिलेगा। मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता है। इसकी कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। छठी समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था, छठी समिति का, ठीक है। और विक्रय कर मूल का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है प्रशासन का, तो ये इंडिका में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? तो ये मैगस्थनीज की इंडिका मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका है, डी हो जाएगा आंसर। इंडिका का मूल लेखक था तो कौन सा? मैगस्थनीज था, बी हो जाएगा आंसर। इंडिका का लेखक था मैगस्थनीज, बी। इंडिका का लेखक कौन था? तो मैगस्थनीज, डी। नेक्स्ट है, वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल में से जारी है? तो कौन सा जारी है? जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण जो था वो जारी है, ठीक है। मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगर पालिका द्वारा चलाया जाता था, जिसका प्रमुख नागरिक या पूर्व मुख्य था। मैगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। इसमें से तीसरी समिति जो थी वो जन्म मृत्यु पंजीकरण का हिसाब रखती थी। वर्तमान में यह कार्य नगर पालिका प्रशासन द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, मौर्य नरेशों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? संस्कृति, कला एवं साहित्य, सोने के सिक्के, प्रांतीय विभाजन, हिंदू कुश तक साम्राज्य। तो संस्कृति, कला और साहित्य था, मौर्य नरेशों ने विकास किया है इसका। इसके अलावा सोने के सिक्कों का विकास नहीं किया था, प्रांतीय विभाजन किया था, हिंदू कुश तक साम्राज्य था। तो ACD हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, बी नहीं होगा। मौर्य सम्राटों ने सांस्कृतिक कला एवं साहित्य के विकास में महती अदा की, जैसे स्तूप आज भी हम लोग देख रहे हैं उनकी, ठीक है। और कला, साहित्य तो अर्थशास्त्र है ही मेन फेमस। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण में वर्तमान उत्तरी कर्नाटक फैला था। पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र एवं सोपारा तक का संपूर्ण प्रदेश उसके साम्राज्य के अधीन था। इतिहासकार स्मिथ के अनुसार हिंदू कुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों के नाम मिलते हैं। कौन कौन? उत्तरापथ, ठीक है, जिसकी राजधानी क्या होगी? तक्षशिला। अवंतीरट, ये उज्जैनी होगी जाएगी। कलिंग, दक्षिणापथ, और फिर प्राच्य एवं पूर्वी प्रदेश, ठीक है। स्वर्ण सिक्कों को भारत में प्रचलित करने का श्रेय हिंदी एवं इंडो ग्रीक शासकों को है, ठीक है, ना कि मौर्य को। नेक्स्ट है, भाग एवं बलि थे तो क्या थे? ये राजस्व के स्रोत थे, भाग एवं बलि। प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि राजा भूमि का मालिक होता था, वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन का एक भाग का अधिकारी था। इस कर को भाग कहते थे। इस प्रकार बलि भी राजस्व का स्रोत था। नेक्स्ट है, मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो सीता अध्यक्ष जो था वो भूमि कर एकत्रित करता था, ठीक है। मौर्य काल में सीता अध्यक्ष कृषि भूमि का अध्यक्ष था। वहीं भूमि कर वसूलने का कार्य जो करता था वह अग्रोनोमोई या एग्रोनोमोई जिले के अधिकारियों को कहा जाता था, वही करता था, ठीक है। सीता अध्यक्ष कृषि भूमि का अध्यक्ष होता था, लेकिन कर वसूलने का कार्य कौन करता था? अग्रोनोमोई। शुल्काध्यक्ष विभिन्न प्रकार के व्यवसाय एवं व्यापार कर वसूलता था तथा अक्राध्यक्ष आकाराध्यक्ष खानों का नियंत्रण करता था, ठीक है। नेक्स्ट है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है? तो सीता से तात्पर्य राजकीय भूमि से प्राप्त आय से है, ठीक है, सीता। मौर्य काल में राजकीय भूमि की व्यवस्था जो सीता अध्यक्ष द्वारा होती थी, इससे प्राप्त होने वाली आय को जो कहते थे सीता कहते थे। नेक्स्ट है, मौर्य मंत्रिपरिषद के निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित है? तो समाहर्ता जो होता था वो राजस्व इकट्ठा करता था, ठीक है। मौर्य, ए आंसर हो जाएगा। मौर्य परिषद में राजस्व एकत्रित का कार्य समाहर्ता के द्वारा होता था। अंतपाल सीमा रक्षक एवं सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था, जबकि प्रदेष्टा विषयों या कमिश्नरियों का प्रशासक था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य योगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था? तो
पोतवाध्यक्ष, पोतवाध्यक्ष जो था वो था तौल माप का अधिकारी। पन्याध्यक्ष क्या हो जाता था, व्यापारी वाला, ठीक है। और सीता अध्यक्ष का है, राजस्व वसूलने वाला, ठीक है। सोना अध्यक्ष ये सुअर का होगा शायद, बूचड़ खाने के प्रभारी, हाँ। और पन्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग, और पोताध्यक्ष जो होता था वेट एंड मेजर का, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका। मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था, तो एग्रोनोमोई मार्ग निर्माण, ठीक है, एग्रोनोमोई या अग्रोनोमोई, ठीक है। मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी राजस्व का संग्रह, सिंचाई सुविधाओं का पर्यवेक्षण, न्यायिक प्रशासन, भूमि की माप, सड़कों पर 10 स्टेडिया की दूरी पर पत्थर लगवाना, सड़कों का रख रखाव से संबंधित था। इस तरह मार्ग निर्माण इसका प्रमुख कार्य प्रतीत होता है, ठीक है। एग्रोनोमोई। नेक्स्ट है पंकोदक संनिरोधे, मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना है, तो सड़क पर कीचड़ फैलाने पर, ठीक है। पंख मतलब क्या होता है, पंख हिंदी में कीचड़ को बोलते हैं ना, तो सड़क पर कीचड़ फैलाने पर क्या, कौन सा जुर्माना था, पंकोदक संनिरोधे। पंकोदक संनिरोधे मौर्य साम्राज्य में सड़क पर जल और कीचड़ इकट्ठा करने या कीचड़ फेंकने के कारण लिया जाने वाला जुर्माना था। नेक्स्ट है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो तक्षशिला था उस टाइम का। वैशाली वर्तमान में बिहार का एक जिला है। प्राचीन काल में वैशाली जो है बुद्ध एवं जैन परंपरा से जुड़ा रहा। इसकी स्थापना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध के जन्म से पहले की गई थी। महावीर स्वामी का जन्म यहीं हुआ था। नालंदा बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। सर्वप्रथम यहाँ बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में कराई गई थी। नालंदा में की गई खुदाइयों से पता चलता है कि यहाँ विश्वविद्यालय लगभग 1 मील लंबाई में और आधा मील चौड़ाई में स्थित था। तक्षशिला मौर्य काल में हिंदू एवं बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ विश्व भर के लोग पढ़ने आते थे। नेक्स्ट है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे, तो कौन से थे, कंटक शोधन और कौन था, कंटक शोधन और था धर्मस्थीय, ठीक है। कंटक शोधन जो थे वो सिविल वाले थे, ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय मुख्यतः 2 प्रकार के थे, धर्मस्थीय और कंटक शोधन। धर्मस्थीय दीवानी और कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय थे, ठीक है। प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश और व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेख है कि जो आमात्य धर्मों पदाशुद्ध अर्थात धार्मिक प्रलोभन द्वारा शुद्ध चरित्र वाले सिद्ध होते हैं, उन्हें ही न्यायाधीश बनाया जाता था। मतलब मुख्यतः किसको बनाया जाता था, आमत्य को, ठीक है। भारत नेक्स्ट है भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों, वीर गाथाओं को कंठस्थ करना में से किसका व्यवसाय था, तो ये जो मागध होते थे इनका व्यवसाय था। क्या था कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों, वीर गाथाओं को कंठस्थ करने का व्यवसाय था इनका, मागध का और सूद वर्गों का था। नेक्स्ट है गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया, तो द्रविड़ों ने किया है। स्वायत्त शासी संस्थाओं का जो है वो साउथ का माना जाता है, संगम काल का, द्रविड़ का, चोलों का, मेन चोलों का कहा जाता है स्वायत्त शासी पंचायतों के लिए। गाँव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात द्रविड़ों ने किया। यह व्यवस्था उस समय गाँव के प्रशासन का आधार थी। नेक्स्ट है प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है, तो किसमें दी गई है, अर्थशास्त्र में दी गई है, ठीक है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है चाणक्य का, उसमें दिया गया है कि पति द्वारा परित्यक्त पत्नी विवाह विच्छेद के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति है। अर्थशास्त्र में पति द्वारा पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति है। मौर्यकालीन समाज में तलाक की प्रथा थी। पति के बहुत समय तक विदेश में रहने या उसके शरीर में दोष होने पर पत्नी उसका त्याग कर सकती थी। इस प्रकार पत्नी के व्यभिचारिणी होने या वंध्या होने जैसी दशाओं में पति उसका त्याग कर सकने का अधिकारी था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है, तो किसमें है वर्जित, मनुस्मृति में पुनर्विवाह वर्जित है, ठीक है। मनुस्मृति के 38वें खंड में स्पष्ट उल्लेख है कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो, मतलब जो क्या होगा विधुर हो,
वह पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन विधवा जिस स्त्री का पति मर गया हो उसको अनुमति नहीं है, ठीक है। बाकी विधुर को है, ठीक है, विडो को नहीं है। नेक्स्ट है 115, विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था। तो विदेशियों को क्या बोला गया था? विदेशियों को व्रात्य क्षत्रिय बोला जाता था, ठीक है, क्या? व्रात्य क्षत्रिय। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा व्रात्य क्षत्रिय का सामाजिक स्तर दिया गया था। नेक्स्ट है, व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए तो मैन लगाना है कि कहाँ से कहाँ तक। तो सबसे पहले तो मेगास्थनीज ही आया है, तो 3 हो जाएगा सबसे पहले। फिर उसके बाद फाहियान आया है, तो 3 के बाद 1 आ जाएगा। फिर ह्वेनसांग और इत्सिंग, तो क्या हो जाएगा? B हो जाएगा, ठीक है। जो ह्वेनसांग और इत्सिंग है ये हर्ष के टाइम आए थे। फाहियान कब आया था? चंद्रगुप्त के टाइम आया था, गुप्त साम्राज्य के। और मेगास्थनीज तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम थे ही। यूनानी शासक सेल्यूकस ने मेगास्थनीज नामक अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। वह बहुत दिनों तक पाटलिपुत्र में रहा और भारत पर उसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। चीनी यात्री फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय, जो विक्रमादित्य की उपाधि जिन्होंने ली थी, उसके समय भारत की यात्रा की थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया। इत्सिंग 7वीं सदी में भारत आया, चीनी यात्री था, ठीक है। नेक्स्ट है, सूची बनो, सूची 2 दी गई है। चंद्रगुप्त सेंड्रोकोट्स बोलते हैं, और बिंदुसार को क्या बोलते हैं? अमित्रघात, ठीक है। अशोक को क्या बोलते हैं? पियदर्शी और देवताओं का प्रिय। और चाणक्य को विष्णुगुप्त। तो डी का हो जाएगा 4, और सी का हो जाएगा 1। तो कौन सा हो जाएगा? ये सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चंद्रगुप्त सेंड्रोकोट्स किसने बोला था? जस्टिन ने बोला था। बिंदुसार अमित्रघात, अशोक पियदर्शी और चाणक्य विष्णुगुप्त। अंतिम मौर्य सम्राट था, कौन था? तो बृहद्रथ था, जिसकी हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। और फिर कौन से वंश की नींव डाली थी? शुंग वंश की। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। बिल्कुल। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने की थी, और उसने राजसिंहासन हथिया लिया था, तो बिल्कुल ये भी हुआ था। आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पदवंचित किया था, तो तीनों ही सही होना चाहिए। और सातवाहन वंश की नींव डली थी कर्म के बाद, ठीक है। सिमुक थे ना शायद, हाँ। जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की, वह इतिहास में पुष्यमित्र शुंग के नाम से विख्यात है। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अत्यंत विलासी था। वह अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्र द्वारा मारा डाला गया। वायु पुराण के अनुसार अंतिम कर्म शासक सुशर्मा अपने आंध्र जातीय भृत्य सिमुक द्वारा मारा डाल गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? तो ये वहीं की सुदर्शन झील का बात हो रही है, जो रुद्रदामन द्वितीय द्वारा बनाई गई थी। तो रुद्रदामन है, अशोक भी उससे रिलेटेड है, और चंद्रगुप्त मौर्य। तो 2, 3, 4 होंगे, ठीक है। नहीं, इसमें केवल 2 और 3 को माना है, तो कौन है? 2 और 3 जल संसाधन के लिए क्या है, पढ़ लेते हैं। ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में चंद्रगुप्त मौर्य, अच्छा, इन्होंने जीर्णोद्धार किया था सुदर्शन झील का, ठीक है, रुद्रदामन ने। ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था। एक बांध बनाया था ये चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। उस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई, और अशोक ने ईसा पूर्व 3री शताब्दी से नहरें निकाली। सक्षत्रप रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों के कार्यों का वर्णन किया था, ठीक है। जूनागढ़ के शासक रुद्रदामन ने इस झील की मरम्मत कराई थी। चूंकि रुद्रदामन का आकार 2री शताब्दी ईसा का था, अतः उत्तर में ईस्वी सन के पूर्व की, अच्छा, ये रुद्रदामन को इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि पूर्व की बात हो रही है यहाँ पे, इसलिए कहते हैं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना भी आवश्यक है। ईस्वी सन के पूर्व की, ठीक है। तो पूर्व में केवल 2 ही थे, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। रुद्रदामन ईस्वी के बाद के हैं, ठीक है। तो
इनका 150 ईस्वी है। इसके अतिरिक्त स्कंदगुप्त के समय भी इस झील का पुनरुद्धार कराया गया था। नेक्स्ट है, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया तो वह था, कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य थे। और यहीं से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन कहाँ तक था? सौराष्ट्र तक था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो किस में किया गया है? महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? तो ये इसी में रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख में है, इसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है। रुद्रदामन पश्चिमी भारत के शकों का एक महान राजा था। गुजरात के जूनागढ़ गिरनार में शक संवत 72 का उसका एक अभिलेख प्राप्त होता है। इसमें उसकी विजयों, व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विवरण प्राप्त होता है। अशोक के अतिरिक्त स्कंदगुप्त के भी 2 लेख इस पर खुदे हुए हैं। सर्वप्रथम 1822 में कर्नल टॉड ने ऐसे लेख को पता लगाया था। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखित प्राचीनतम लेखों में से एक है। तो क्या है? विशुद्ध संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है, और इसकी रचना का मुख्य उद्देश्य सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का विवरण सुरक्षित रखना है। नेक्स्ट है, बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है। ये अभिलेख इन गुफाओं के आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं। तो नहीं, ये अशोक और उनके पौत्र जो दशरथ थे उनके द्वारा बनाई गई थी गुफाएं। दक्षिण बिहार के गया जिले में स्थित बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियाँ हैं। नागार्जुनी में 3 गुफाएं हैं तथा बराबरी नामक पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं स्थित हैं। इनमें से 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण हैं, जो 4 हैं बराबर के पे। चौथी गुफा लोमशर्षि गुफा में मौखरी शासक अनंत वर्मन का लेख है। इसे वैष्णव गुफा भी कहते हैं। प्रथम 3 गुफा अशोक द्वारा आजीविक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए गुफा दान में दिए जाने का विवरण सुरक्षित है। चट्टानों को काटकर बनाई गई इन गुफाओं का संबंध मौर्य काल से है। इन गुफाओं में उत्कीर्ण अभिलेख 3री सदी ईसा पूर्व से संबंधित है। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो ये परखम से हुई है। मणिभद्र यक्ष जो होता है उस नाम से। ठीक है, मौर्यकालीन मूर्ति प्राप्त हुई है परखम से। मथुरा की मूर्ति कला का प्रादुर्भाव यहाँ की लोक कला के माध्यम से हुआ है। लोक कला से संबंधित ये मूर्तियाँ यक्षों की हैं। यक्ष पूजा तत्कालीन लोक धर्म का एक अभिन्न अंग था। यहाँ से सर्वाधिक महत्वपूर्ण परखम नामक ग्राम से प्राप्त मणिभद्र यक्ष की मूर्ति है, जिसका संबंध मौर्य काल से है। मथुरा से प्राप्त यह यक्ष प्रतिमा भारतीय कला जगत में परखम यक्ष के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार डी सत्य है। नेक्स्ट है, लोथल एंशियंट डॉकयार्ड, सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, राजगिरी लॉयल कैपिटल ऑफ अशोक और नालंदा ग्रेट सिटी ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। ठीक है, तो इसमें से सही सुमेलित बताना है। तो राजगिरी लॉयल कैपिटल ऑफ अशोक नहीं माना जाएगा। बाकी नालंदा सही है, सारनाथ सही है और लोथल भी सही है। एंशियंट डॉकयार्ड पाया गया था वहाँ से। लोथल एंशियंट डॉकयार्ड, सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, यहाँ पे पहला उपदेश दिया था उन्होंने। नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ये सभी सही हैं, परंतु राजगिरी लॉयल कैपिटल ऑफ अशोक का योग गलत है। ठीक है, ये सारनाथ है। ठीक है, तो ये हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है, अब पूर्ण हो चुका है मौर्यकाल। ठीक है, तो आपको हमारी वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो उन्हें लाइक करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और भी वीडियो देखने हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।